तो मुस्लिम लॉ के चैप्टर मैरिज में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मैरिज का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट्स, पर्पसेस और नेचर ऑफ मैरिज, काइंड्स ऑफ मैरिज शुरू किया था हम लोगों ने, और उसमें हम लोगों ने वैलिड मैरिज पढ़ लिया था। अब हम लोग काइंड्स ऑफ मैरिज का सेकंड यानी कि वॉइड मैरिज शुरू करेंगे। अब मैरिज विच हैज़ नो लीगल रिजल्ट इज़ कॉल्ड वॉइड मैरिज, यानी कि जिसका कोई कानूनी शादी नहीं होगी, वो नहीं मानी जाएगी, वो वॉइड मैरिज है। A marriage contracted by parties suffering from absolute incapacity that is prohibited on the grounds of consanguinity, affinity और fosterage is void। तो ऐसी शादी जो कि पार्टीज़ द्वारा की गई है, जो पार्टीज़ हैं वो उस केस में मेंशन की गई है। एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी वाला जो केस है, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है, उसमें जो मेंशन्ड है ऐसी पार्टीज़ में आपस में शादी हो गई है, तो फिर आप जो है ऐसे केस में जो वो शादी रहेगी वो वॉइड मानी जाएगी। वो केसेस होते हैं कि प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्सेंग्यूटी, यानी कि अगर ब्लड रिलेशंस में जो है शादी हुई है तो वो वॉइड है। एफिनिटी यानी कि वाइफ के किसी रिलेशन से जो हस्बैंड है उसने शादी कर ली है तो भी वॉइड है। और फॉस्टरेज यानी कि अगर किसी ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, आपकी मतलब माँ के समान है, उन्हीं से आपने शादी कर ली है, तो भी वो वॉइड है। मैरिज विद अ वुमेन हु इज़ वाइफ ऑफ अनदर, यानी किसी दूसरे की वाइफ से शादी की है जबकि वो शादी जो है अभी भी चल रही है और उसी से शादी कर रहे हो आप, तो गड़बड़ है। री मैरिज विद अ डाइवोर्स वाइफ, अपनी वाइफ को आपने तलाक दिया और उससे दोबारा शादी करना चाहते हो और बिना जो लीगल बार जो मुस्लिम लॉ में दिया गया है उसको दूर किए बिना आप वापस से शादी करना चाहते हो अपनी तलाक दी हुई वाइफ से, तो भी वो वॉइड है। तो वो लीगल बार कैसे हटता है, वो कि वाइफ को जो होता है वो दूसरे किसी से शादी करनी होती है, और दूसरे से शादी अगर आपको जो हस्बैंड जो होता है वो वेट करता है कि कब जो है शादी डाइवोर्स हो या शादी ख़त्म हो वाइफ की, उसके बाद जो है हस्बैंड वाइफ से शादी कर सकता है अगर वाइफ चाहे तो डाइवोर्स अगर वाइफ का नहीं होगा, अच्छी शादी चल रही है दूसरे जिससे की है और वो शादी बढ़िया चल रही है, तो फिर कोई उम्मीद ही नहीं है। और या फिर जो है वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जो दूसरा हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर आप उम्मीद लगा सकते हो कि वाइफ आपसे शादी कर ले। There are no legal effects and issues of a void marriage are illegitimate। तो void marriage का कोई भी कानूनी तरह से लागू नहीं होती है, और अगर आप जो भी उसमें आपको कोई हक नहीं मिलते हैं, कोई भी अधिकार नहीं मिलते हैं एक दूसरे के लिए, और जो भी आपके बच्चे वगैरह भी पैदा होंगे तो वो भी लीगल चाइल्ड ही कह जाएंगे, वो भी किसी हक की मांग नहीं कर सकते। अंडर शिया लॉ फॉलोइंग मैरिजेस आर void। Marriages in violation of absolute incapacity, marriages with the wife of another person whose marriage is still subsisting, remarriage with own divorced wife when there is a legal bar, marriage prohibited by reason of unlawful conjunction। unlawful conjunction क्या होता है? तो unlawful conjunction मतलब कि वाइफ कि आप किसी रिश्तेदार से शादी करना चाहते हो, वाइफ के किसी रिश्ते से, जैसे वाइफ की बहन हो गई, उससे आप शादी करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो आप। क्योंकि अगर वो वाइफ की बहन ना हो के वाइफ का भाई होता और वाइफ उससे शादी करना चाहती तो वाइफ भी नहीं कर सकती थी, तो इसी वजह से आप भी उससे शादी नहीं कर सकते हो, है ना। तो ऐसा देख के चला जाता है कि जिससे वाइफ जिस अपने रिश्तेदार से वाइफ शादी नहीं कर सकती, अगर वो अपोजिट सेक्स का होता तो उससे आप भी शादी नहीं कर पाओगे, है ना। उसे अनलॉफुल कंजंक्शन कहते हैं। मैरिजेस विद द फिफ्थ वाइफ, तो शियाज में जो है वो अगर आप फिफ्थ वाइफ से मैरिज पाँचवीं किसी 4 बीवी आपकी पहले से हैं और आप 5वीं शादी करने जा रहे हो, तो शियाज में ये तो वॉइड माना गया है। सुन्नीज में ये वॉइड नहीं माना गया है, सुन्नीज में इर्रेगुलर माना गया है। अगर आप चाहो तो फिर आप अपनी 4 में से किसी एक को तलाक दे देते हो
तो वापस से जो आपने 5वीं शादी की हुई थी वो आपकी वैलिड बन जाएगी। मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज, ये भी आपका शियाज में माना गया है वाइड। मतलब कि आप अगर धार्मिक किसी का काम से आप किसी जगह पे जा रहे हो, अपने धर्म के स्थान पे, जैसे मक्का जा रहे हो, मदीना जा रहे हो, हज करने कहीं जा रहे हो, और उस वक्त पे आपने जो है उस दौरान, उस सफ़र के दौरान आपने जो है शादी की, तो वो शादी वैध नहीं है। पर शियाज में इसमें भी आपको इरेगुलर बनती है शादी, वॉइड नहीं बनती है, और आप वापस जब आते हो तो आप वापस उसको वैलिड बना सकते हो शिया सुन्नीज़ में, है ना। और शियाज में तो ये वॉइड ही है। मैरिज विथ एनी नॉन मुस्लिम, तो अगर आप किसी नॉन मुस्लिम से शादी करते हो तो वो शियाज में वो वॉइड है। सुन्नीज़ में ये भी इरेगुलर बनता है, और आप जो है उसको धर्म परिवर्तन अगर आपका पार्टनर कर लेता है तो फिर वापस से ये वैध बन जाएगी सुन्नीज़ में। मैरिज विथ वुमेन अंडरगोइंग इद्दत, ये भी शियाज में वॉइड है कि कोई वुमेन जो है उसकी अभी अभी डाइवोर्स हुआ है और उस इद्दत का पीरियड ऑब्ज़र्व कर रही है, और इद्दत के दौरान जो है फ़ीमेल दोबारा किसी और शादी नहीं कर सकती, उन्हें वेट करना होता है दोबारा शादी करने से, और उस दौरान आपने शादी कर ली है तो वो शादी भी वैध नहीं मानी जाएगी शियाज में। और सुन्नीज़ में ये भी इरेगुलर मानी जाएगी, यानी कि थोड़े वक्त के बाद जैसे ही वो पीरियड ख़त्म होगा तो वापस से वो शादी वैध हो जाएगी सुन्नीज़ में, और शियाज में तो कभी नहीं वैध होगी। कॉन्सिक्वेंसेस, अवॉइड मैरिज इज़ ऑफ नो लीगल इफेक्ट इधर बिफोर और आफ्टर कंजमेशन। तो वॉइड मैरिज जो है, शादी अगर आप कंप्लीट भी कर लेते हो, कंजमेशन मतलब कंप्लीट होना शादी, कंजमेशन जो होता है वो बेसिकली सुन्नीज़ में जो होता है, माना जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ एक कमरे में चले गए तो वो कंज्यूमेट हो गई, शादी कंप्लीट हो गई। और शियाज में जो होता है पूरा एक्चुअल इंटरकोर्स, जब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है तब तक वो शादी कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो अगर शादी कंप्लीट हो भी जाती है तो भी जो है वो शादी इलीगल ही रहेगी। It does not create any rights or obligations between the parties, like the wife is not entitled to maintenance, one can't inherit from the other, etc. तो कोई भी अधिकार या जिम्मेदारी नहीं बनती है पार्टीज़ की ऐसी शादी में। और वाइफ जो है अगर चाहे कि अगर वाइफ को हस्बैंड जो है वो अगर मेंटेनेंस देना बंद कर देगा, और वाइफ अगर चाहे कि मैं इसके लिए को केस कर दूं, तो वो केस नहीं जीत पाएगी, क्योंकि उसको हक नहीं बन पाया है इस चीज़ में। अगर शादी वॉइड है, अगर वॉइड मैरिज है तो उसमें उसको हक नहीं मिलता है वाइफ को कि वो मेंटेनेंस के लिए केस, मतलब कुछ मेंटेनेंस का अधिकार उसके पास नहीं है। और दोनों ही पार्टी एक दूसरे के जायदाद में हिस्सेदारी भी नहीं ले सकती क्योंकि वॉइड मैरिज है। और जो बच्चा भी होगा, द ऑफस्प्रिंग ऑफ द वॉइड मैरिज आर इलेजिटिमेट, और बच्चा भी जो है वो इलीगल माना जाएगा, इलीगल चाइल्ड, और उसको भी जो है एक तरह से अगर वो भी चाहे तो वो अधिकार नहीं ले सकता। द वुमेन इज़ एंटाइटल्ड टू डॉवर इफ़ द वॉइड मैरिज हैज़ बीन कंज्यूमेटेड। तो अगर शादी कंप्लीट हो गई है तो जो वुमेन है उसको अधिकार है महर का, महर की रकम जो है उसके लिए वो अधिकार, उसके पास अधिकार है कि महर की रकम वो ले सकती है। अगर शादी वॉइड भी है तो भी, अगर शादी कंप्लीट हुई है तो फिर ले सकती है। द पार्टीज कैन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एनी टाइम विदाउट डाइवोर्स एंड मे कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज विदाउट इद्दत। तो अगर ये लोग जो भी पार्टीज़ हैं वो चाहती हैं अलग होना वॉइड मैरिज के बाद, तो उन्हें ज़रूरी नहीं है डाइवोर्स लेने की, वो खुद से अलग हो सकती हैं। और कोई भी वुमेन को कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि दूसरी शादी करने से पहले उसे कोई इद्दत का पीरियड ऑब्ज़र्व करना पड़े, ऐसे ही कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जब भी चाहे दोबारा शादी कर सकती है एक सेपरेट होने के बाद। अब तीसरा चालू हो रहा है काइंड्स ऑफ मैरिज का, तीसरा और लास्ट है इर्रेगुलर और इनवैलिड मैरिज। तो इर्रेगुलर मैरिज वो होती है जो कि कुछ कमियों की वजह से जो है वो शादी वैध नहीं बन पा रही होती है, अगर वो कमियों को दूर कर दिया जाए तो वो शादी वैध बन जाएगी। और वॉइड जो होती है वो कुछ भी आप कर लो तो वो ऐसी कमियां होती हैं कि वो कभी वैध हो ही नहीं सकती, है ना। तो वॉइड मैरिज तो कभी वैध नहीं होगी, लेकिन
इरेगुलर मैरिजेज जो होंगी वो अगर वो कमी दूर कर दी जाए तो वैध बन जाएंगी। तो अब मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाई पार्टीज सफरिंग फ्रॉम रिलेटिव प्रोहिबिटरी और डायरेक्टरी इनकैपेसिटी इज इरेगुलर। तो जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में रिलेटिव और इनकैपेसिटी, रिलेटिव और डायरेक्टिव इनकैपेसिटी के बारे में, उसमें जो भी पॉइंट्स दिए हुए थे कि इन किन रीज़नों की वजह से इरेगुलर बनती है शादी, तो वो पॉइंट्स में अगर होते हैं किसी शादी में, तो अगर वो गलतियाँ होती हैं तो फिर वो शादी जो रहेगी इरेगुलर बन जाएगी। तो देखते हैं सम ग्राउंड्स विच मेक द मैरिज इरेगुलर आर एज अंडर मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट विटनेस, बिना गवाह के शादी हो रही है तो वो इरेगुलर है। मैरिज विथ फिफ्थ वाइफ, 4 वाइफ आपकी पहले से, 5वीं शादी कर ली तो वो भी इरेगुलर है, तो आपको एक को डाइवोर्स देना पड़ेगा तब जाके आपकी शादी वैध होगी। मैरिज विद अ वुमन हु अंडरगोइंग इद्दत, तो इद्दत का पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है, पहले ही शादी कर ली है, तो फिर जो है इरेगुलर हो जाएगी, फिर आपको वेट करना पड़ेगा जब तक इद्दत का पीरियड ख़त्म होगा, फिर वो शादी वैध होगी। मैरिज विद अ नॉन स्क्रिप्चुअल वुमेन दैट इज़ आइडोलेट्रस और फायर वर्शिपर, तो ऐसे किसी धर्म की फीमेल से आपने शादी, वुमेन से शादी कर ली है आपने, जो कि वो जो आपके धर्म की तरह किसी स्क्रिप्चुअल जो है, यानी कि किताबी जो धर्म है, यानी बुक से जो निकला हुआ है, ऐसे किसी धर्म की नहीं है वो वुमेन, और वो वुमेन जो है मूर्ति पूजा करती है या आग की पूजा करती है, ऐसे किसी धर्म की है और उससे आपने शादी की है, तो वो भी इरेगुलर बन जाएगी। और वो शादी जो है आप वैध बना सकते हो अगर जो है धर्म परिवर्तन होता है तो। मैरिज बाय एन अनऑथराइज पर्सन, किसी अनऑथराइज पर्सन द्वारा आपकी शादी कराई गई है जब आप माइनर थे, यानी कि आपके पिता, सपोज आपके पापा जो है वो आपके गार्जियन बन सकते थे, लेकिन आपके चाचा ने जो है आपकी शादी करा दी है और पापा की मर्ज़ी के बिना, पापा के होते हुए शादी करवा दी गई है, तो वो शादी जो है वो इरेगुलर बन जाएगी। फिर आप उसको वैध बनाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जब आप मेजर हो जाओगे तो आप वापस से एक एग्रीमेंट करके जो है शादी को वैध बना सकते हो। मैरिज कॉन्ट्रारी टू द रूल्स ऑफ अनलॉफुल जंक्शन, तो कोई शादी जो है वो अनलॉफुल कंजंक्शन जो है, यानी कि वाइफ के किसी रिश्तेदार से आपने शादी की हुई है, सपोज़ वाइफ की बहन से शादी कर ली आपने, अब वो तो अनलॉफुल कंजंक्शन का पार्ट हो गया, यानी वाइफ के ऐसे रिश्ते जो कि अगर वो फीमेल ना हो के मेल होते तो वाइफ उनसे शादी ना कर पाती, ऐसे किसी फीमेल से आपने शादी कर ली है, वाइफ के जैसे बहन से कर ली है आपने, तो अब ऐसे में वो शादी रेगुलर हो जाएगी। अब उसको वैलिड बनाने के लिए आपको जो है वाइफ को तलाक देना पड़ेगा, वाइफ को तलाक दोगे तो वैध बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू द शिया लॉ मैरिज में ओनली बी इधर वैलिड और वॉइड, तो शिया लॉ में इरेगुलर का कॉन्सेप्ट नहीं है, या तो शादी वैध है या तो वॉइड है। मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट विटनेस इज़ वैलिड अंडर शिया लॉ, तो अगर बिना गवाह के शादी हो रही है तो शिया लॉ में ये जो है वैध मानी जाएगी शादी। शिया लॉ में कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपको गवाह वगैरह की शादी करवाने के दौरान। कॉन्सिक्वेंसेस, तो देखते हैं रेगुलर मैरिज से क्या कौन कौन से अधिकार आपके जा रहे हैं, कौन कौन सी जिम्मेदारियां आपकी नहीं बन रही हैं। तो बिफ़ोर कंज्यूमेशन, यानी शादी कंप्लीट होने से पहले अगर हम देखें कि क्या क्या अधिकार बन रहा है इरेगुलर मैरिज में, तो लाइक वॉइड मैरिज इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, तो ऐसे में जो है जैसे वॉइड मैरिज में कोई भी अधिकार नहीं है, वैसे ही जब तक कंज्यूमेशन नहीं होगा तब तक कोई भी अधिकार आपको नहीं मिलने वाला, ना ही कोई जिम्मेदारी आपकी बनती है ऐसी शादी में। द पार्टीज कैन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एनी टाइम विदाउट डाइवोर्स एंड मे कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज विदाउट इद्दत, तो ऐसे में जो है डाइवोर्स कभी भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ऐसे ही सेपरेट अलग हो जाओ और कोई भी दोबारा शादी करने के लिए इद्दत का पीरियड ख़त्म करने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आफ्टर कंज्यूमेशन, तो अब जब कंज्यूमेशन हो गया, शादी कंप्लीट हो गई है, तो जो है वाइफ हैज़ टू ऑब्जर्व इद्दत बट द ड्यूरेशन ऑफ इद्दत बोथ ऑन डाइवोर्स एंड डेथ इज़ 3 कोर्सेज, तो वाइफ को जो है वो इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर हम लोग को अलग होना है तो डाइवोर्स तो लेना पड़ेगा, तो जो ड्यूरेशन होगी वो तकरीबन 4 महीने की करीबन ड्यूरेशन होती है।
शी इज़ एंटाइटल्ड टू गेट स्पेसिफाइड और प्रॉपर डॉवर विच एवर इज़ लेस। तो जैसे कि अगर स्पेसिफाई किया हुआ है, आप शादी के दौरान जो है आपने स्पेसिफाई किया था कि जो 50,000 जो है आप मेहर की रकम दोगे अगर शादी में आपका तलाक होता है, तो ऐसा आपने दिया लिखा हुआ है। पर जो है और दूसरा देखा जाए कि प्रॉपर डॉवर जो बनता है आपके धर्म के अनुसार, तो वो बन रहा है करीबन 20,000 रुपये। आपने 50,000 लिखा हुआ है, तो फिर जो वाइफ है उसको जो है सिर्फ 20,000 रुपये ही केवल जो मेहर की रकम है उसकी हकदार वो होगी। जो भी कम होगी रकम, अगर स्पेसिफाइड वाली कम होती है, स्पेसिफाइड वाली 10,000 होती है, प्रॉपर 20,000 होती है, तो स्पेसिफाइड वाली मिलती। शी इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस ड्यूरिंग इद्दत। तो जब वो इद्दत के यानी डाइवोर्स हो चुका है, इद्दत के पीरियड में है वाइफ, तो मेंटेनेंस उसको हस्बैंड से ना नहीं मिलता है, तो भी वाइफ को जो है गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि उसको अधिकार नहीं है मेंटेनेंस का इरेगुलर मैरिज में। द चिल्ड्रन ऑफ सच मैरिज आर लेजिटिमेट, बट एन irregular marriage though consummated does not create mutual rights of inheritance between husband and wife। तो जो बच्चे होते हैं शादी के वो लीगल चाइल्ड माने जाएंगे, लेकिन जो आपस में जो म्यूचुअल राइट्स हैं हस्बैंड वाइफ के या एक दूसरे की जायदाद में जो अधिकार है वो नहीं मिलेगा हस्बैंड वाइफ को आपस में, लेकिन बच्चा जो है वो लीगल चाइल्ड माना जाएगा और वो अधिकार ले सकता है माँ बाप की प्रॉपर्टी में। सच मैरिज में बी टर्मिनेटेड बाय अ सिंगल डिक्लेरेशन ऑन ईदर साइड। तो ऐसी शादी जो है वो कभी भी ख़त्म की जा सकती है अगर कोई एक पार्टी भी है वो कहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाले की सहमति हो या ना हो, तो वो शादी वहीं पे ख़त्म होगी और जो है कोर्ट के फैसले के साथ इस शादी को ख़त्म किया जाएगा। द वाइफ इज़ बाउंड टू ऑब्जर्व इद्दत ऑफ डाइवोर्स बट नॉट द इद्दत ऑफ डेथ। तो इरेगुलर मैरिज में अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है और शादी ख़त्म हो जाती है, तो फिर वाइफ को जो है वो इद्दत की पीरियड ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डाइवोर्स होता है तो फिर ज़रूरत है। निकाह बाई फ़ोन, वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड इंटरनेट। तो हम लोगों ने काइंड्स ऑफ मैरिज ख़त्म कर दिया है। तीन उसमें काइंड्स थे, वैलिड, वॉइड और इरेगुलर। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा जो है आपने बैठ के शादी करी है अलग अलग जगह पे, तो ऐसे में क्या होगा, मतलब कैसे शादी कितनी वैध होगी, कैसे वैध होगी, तो ये देखते हैं। तो डायरेक्ट प्रपोजल ऑफ मैरिज एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ कंसेंट ऑन इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड टेलीफोन इज़ नॉट रिलायबल। तो रिलाई नहीं कर सकते हम लोग, अगर सिर्फ इतने भरोसेमंद नहीं रहेगा अगर सिर्फ एक डायरेक्ट प्रपोजल हो जाए शादी का कि दो लोग बैठ के सपोज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठ के बोल दें कि कबूल है, तो वो शादी इतनी तो वो रिलायबल नहीं होगा, भरोसेमंद बात नहीं मानी जाएगी, है ना, कि उसमें आपको हक मिल जाए और शादी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो अगर ऐसा आपको शादी करनी है ऐसे, हाउएवर निकाह विल बी वैलिड इन केस एन अटॉर्नी इज अपॉइंटेड फॉर निकाह प्रोसीडिंग्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड द टू पार्टीज मेक प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस बिफोर देयर विटनेस। तो ऐसे में जो है आपको एक अटॉर्नी को अपॉइंट करना पड़ेगा जो है निकाह के लिए पूरा आपका दस्तावेज बनाए, और जो आपको है दोनों पार्टीज़ को आप एक बैठ के अपने विटनेसेस के सामने दो विटनेस कर लो, मतलब जो भी विटनेस होते हैं, जैसे कि 2 मेल्स विटनेस होने चाहिए, तो एक दो मेल विटनेस ले आए आप, फिर उनके सामने जो बैठ के आपने कबूल किया, तो फिर वो शादी कबूल हो जाएगी और वो शादी वैलिड मानी जाएगी। वैलिड रिटायरमेंट, खिलावत और शहिया। वैलिड रिटायरमेंट हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। When the husband and wife are alone together under circumstances which present no legal, moral or physical impediment to marital intercourse, they are said to be valid retirement। तो अगर जो है आप अब दो लोग हैं, उन्होंने शादी तो नहीं की है पर एक साथ जो है वो रह रहे हैं, और काफ़ी जैसे एक हस्बैंड एक शादीशुदा जोड़े की तरह वो जो है रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, और कोई भी तरीके से जो है शादी वो वॉइड नहीं हो रही है, तो वो शादी जो है वो वैलिड मान ली जाएगी, उसको हम लोग वैलिड रिटायरमेंट कहते हैं।
है ना, कि मतलब कोई भी वॉइड वाला पॉइंट उसमें नहीं आ रहा है, सब चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, वो लोग शादी नहीं किया उन्होंने पर साथ में रह रहे हैं एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह, तो वो मान ली जाएगी। द वैलिड रिटायरमेंट हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एक्चुअल कंजम्मेशन इज, तो जैसे कि असली शादी कंप्लीट शादी होती है वैसे ही वैलिड रिटायरमेंट के भी सेम उसी तरह से लीगल इफेक्ट जो होगा कानूनी जिस लागू वो वैसे ही होगी। कन्फर्मेशन ऑफ मेहर, यानी मेहर की जो होगा वो भी उसमें बनती है, ऐसी शादी में मेहर भी देनी पड़ेगी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैटर्निटी, तो पितृत्व जो है आदमी का, यानी कि वो बन जाएगा वहाँ पे कि जो मतलब बच्चा होता है ऐसी शादी में, तो वो उसके जो जो भी हस्बैंड होगा वो पिता बन जाएगा। ऑब्जर्वेंस ऑफ इद्दत तो इद्दत अगर शादी कभी टूटती है, डाइवोर्स होता है, तो वहाँ पे वाइफ को इद्दत का पीरियड भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा और वो वेट करना पड़ेगा दूसरी शादी से पहले। द वाइफ्स राइट्स ऑफ मेंटेनेंस एंड रेसिडेंस ड्यूरिंग इद्दत, तो ऐसे में वाइफ को अधिकार भी मिलता है कि वो उसको मेंटेनेंस दिया जाए हस्बैंड की तरफ से और रेसिडेंस दिया जाए इद्दत का पीरियड जब वो काट रही है तो। द बार ऑफ मैरिज विद द वाइफ सिस्टर, तो वाइफ की सिस्टर के साथ जो है वो शादी करने का जो नहीं कर सकते आप, ये भी जैसे नॉर्मल शादी में होता है कि आप नहीं कर सकते, वैसे ही इसमें भी ये चीज़ लागू होगी। बट मेयर वैलिड रिटायरमेंट डज नॉट प्रिवेंट मैरिज विद द वाइफ्स डॉटर, एंड इन द केस ऑफ ट्रिपली डाइवोर्स्ड couple, remarriage between them is impossible unless the divorced wife is married to another husband and duly divorced by the second husband after actual consummation। ठीक है, तो वैलिड रिटायरमेंट में ऐसा है कि जैसे नॉर्मल शादी में क्या होता है कि आप अगर वाइफ की कोई बेटी है, आपने मतलब किसी और की बेटी है, मतलब वाइफ की जो आपकी बेटी है उससे आपने जो है अगर आप उससे शादी करना चाहो, मतलब वाइफ की बेटी से, वाइफ तो वो है ही आपकी, और साथ में जो वाइफ के साथ जो बेटी आई हुई है उससे भी आप शादी करना चाहो तो वो आप ऐसी शादी में कर पाओगे, है ना। तो इसमें आपको उस चीज़ से मना नहीं किया गया है। और अगर लेकिन बाकी चीज़ें जो है वैसी लागू होती हैं नॉर्मल मैरिज की तरह। और जैसे कि नॉर्मल मैरिज में जो है तलाक के बाद जो है दोबारा अगर आपको शादी करनी है, उस आपने तलाक दिया हो अपनी वाइफ को और फिर से उस वाइफ से शादी करना चाहते हो, तो जैसे आपको वेट करना पड़ता है कि वो दूसरे किसी इंसान से शादी करे, और कभी अगर आपकी किस्मत चल जाए और उनका डाइवोर्स हो जाए या फिर जो दूसरा हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाए, फिर जो अगर वाइफ वापस से आपसे शादी करने के लिए राज़ी हो जाए तो आप शादी कर सकते हो। तो ये चीज़ सेम जो है इसमें भी लागू होती है, वैलिड रिटायरमेंट में भी। बाकी सब चीज़ें सेम लागू हो रही हैं, बस एक चीज़ नहीं लागू होती है कि आप इसमें जो है वाइफ की बेटी से शादी आप कर सकते हो। अंडर शिया लॉ वैलिड रिटायरमेंट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो शिया लॉ में ऐसा वैलिड रिटायरमेंट जो है यानी कि साथ में रह रहे हो, शादी नहीं की है, हस्बैंड वाइफ तरह रह रहे हो, तो ऐसी इसको नहीं माना गया है शिया लॉ में। अब हम लोग पढ़ेंगे म्यूटा मैरिज के बारे में, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मीनिंग एंड नेचर, द टर्म म्यूटा इम्प्लाइज एन्जॉयमेंट एंड यूज़, तो म्यूटा का मतलब जो है वो इन्जॉयमेंट और यूज़ से है। म्यूटा मैरिज इज़ काइंड ऑफ टेम्प्रेरी मैरिज रिकॉग्नाइज ओनली इन द इतना सारिया शिया स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, तो म्यूटा मैरिज जो है वो टेम्प्रेरी मैरिज है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो शिया सेक्टर है मुस्लिम लॉ का, उसमें जो इतना आसारिया स्कूल है सिर्फ वो लोग इस चीज़ को मानते हैं कि टेम्प्रेरी मैरिज इन्जॉयमेंट और यूज़ के लिए कोई की जा सकती है ऐसी चीज़। म्यूटा मैरिज इज़ फॉर टेम्प्रेरी बट फिक्स पीरियड आफ्टर स्पेसिफाइंग डॉवर, तो म्यूटा मैरिज जो है वो टेम्प्रेरी होती है पर जो पीरियड होता है वो फिक्स किया जाता है। जब भी आप शादी कर रहे हो उसी टाइम पे फिक्स करना होगा कि कितने महीने 2 महीने कितने टाइम के लिए कर रहे हो, और आपको इसमें जो है डॉवर यानी मेहर की रकम भी स्पेसिफाई करनी होती है। इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इन सुन्नी लॉ बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट स्कूल द मैरिज शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स ड्यूरेशन एंड द वर्ड्स यूज्ड एट द टाइम ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मस्ट डिनोट एन इमीडिएट एंड परमानेंट यूनियन, तो ये चीज़ जो है वो सुन्नी लॉ में अलाउड नहीं की गई है। सुन्नी लॉ वाले ऐसी चीज़ नहीं मानते, सुन्नी मुस्लिम्स,
क्योंकि उनका जो स्कूल है वही सिखाता है कि मतलब कोई भी शादी जो है वो किसी भी टाइम पीरियड के लिए जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए। और जो जो जब भी प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस होगा तब से लेके शादी जो है कि तब उसी वक्त से लेके हमेशा के लिए एक जो है एक यूनियन बन जाएगा हस्बैंड और वाइफ का, जब तक कि डाइवोर्स नहीं होता। अ मेल शिया मुस्लिम में कॉन्ट्रैक्ट म्यूटा मैरिज with a Muslim, Christian, Jewish or fire worshippers, but not with the follower of any other religion. Muta marriage with Hindu women is void. तो जो मेल शियाज हैं, मेल शिया मुस्लिम हैं, वो म्यूटा मैरिज कर सकते हैं या तो मुस्लिम से, या तो क्रिश्चियन से, या तो ज्यूइश से, या फिर किसी फायर वर्शिप जो आग की पूजा करने वाला कोई धर्म हो उससे। लेकिन वो और किसी धर्म से पूजा नहीं कर सकते, और किसी धर्म से म्यूटा मैरिज टेम्परेरी मैरिज नहीं कर सकते। म्यूटा मैरिज अगर किसी हिंदू वुमेन से वो करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल मना है। अ फीमेल शिया इज़ नॉट फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट म्यूटा मैरिज विद अ नॉन मुस्लिम। फीमेल शिया को जो है म्यूटा मैरिज करने का अधिकार नहीं है किसी भी नॉन मुस्लिम के साथ। जैसे मेल्स में जो है वो क्रिश्चियन, ज्यूइश और फायर वर्शिपर से भी कर सकते थे, लेकिन फीमेल्स को ऐसा अधिकार नहीं है, वो सिर्फ मुस्लिम से ही म्यूटा मैरिज कर सकते हैं। Origin: almost pre-Islamic Arabs. Amongst pre-Islamic Arabs, certain women were entertained men in their own tents, particularly during long travels, neither party acquiring right over the other. The children out of such relation belong to her. तो origin ये कहाँ से हुआ, म्यूटा मैरिज की शुरुआत कहाँ से हुई? तो पहले ऐसा होता था प्री इस्लामिक पीरियड में, इस्लाम आने से पहले जो था कि जब जो आदमी होते थे वो जो औरतें होती थी वो आदमियों को मतलब आदमी औरत जो रहते थे रिश्ते बनाते थे आपस में लंबे सफ़र के दौरान। तो लेकिन एक दूसरे के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होता था उनका, एक दूसरे की प्रॉपर्टी में या किसी में भी। और जो भी बच्चे पैदा होते थे ऐसे रिश्ते बनाने से, तो वो जो होते थे वो औरत को ही संभालने होते थे, ऐसा था। फिर यहीं से ओरिजिन जो है इसका हुआ है म्यूटा मैरिज का। तो फिर म्यूटा मैरिज जो है वो मॉडिफाई की गई, जो ऊपर जो हम लोगों ने अभी जो प्री इस्लामिक टाइम की म्यूटा मैरिज जो भी होती थी हरकतें, उनको मॉडिफाई किया गया और म्यूटा मैरिज जो प्रेजेंट में है उसको बनाया गया बाद में। तो उसमें जो है क्या मॉडिफिकेशन हुए वो देखते हैं। द पीरियड इज़ टू बी फिक्स वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग म्यूटा मैरिज। तो पीरियड फिक्स हो जाना चाहिए जब भी आप म्यूटा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो पीरियड फिक्स होना चाहिए कि इतने वक्त तक शादी रहेगी। महर मस्ट बी फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूटा। तो महर यानी दहेज की रकम भी फिक्स होनी चाहिए म्यूटा के कॉन्ट्रैक्ट में। ये दो चीज़ें जो है मॉडिफाई कर दी गई पहले की जो प्री इस्लामिक हरकतें थी उनमें। Essentials: the period is to be fixed while contracting muta marriage. If no period mentioned, the contract would be treated as permanent marriage. तो period जो है शादी कितने वक्त तक रहेगी ये फिक्स होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं फिक्स किया गया तो फिर वो माना जाएगा कि ये शादी परमानेंट है, नॉर्मल मैरिज की तरह ये हमेशा चलेगी, फिर वो म्यूटा मैरिज नहीं रह जाएगी। सम डॉवर शुड बी स्पेसिफाइड। तो कुछ महर की रकम आपको देनी ही देनी पड़ेगी। The rules of limiting the number of wives to 4 as regards regular marriage doesn't apply to म्यूटा मैरिज। तो जैसे कि नॉर्मल मैरिज में होता है कि 4 वाइफ से ज़्यादा नहीं हो सकती, ऐसा म्यूटा मैरिज में नहीं है। म्यूटा मैरिज आप चाहें जितनी चाहो उतनी कर सकते हो। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, प्रपोजल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो पार्टीज जो होती हैं उनकी एज प्यूबर्टी उनको अटेन कर लेनी चाहिए, और दिमाग से वो लोग सही होने चाहिए जो भी शादी कर रहे हैं, कोई पार्टी। और दोनों की कंसेंट जो है, दोनों की सहमति होनी चाहिए, और किसी प्रेशर के अंदर सहमति ना हो, खुद से उन्होंने फ्रीली जो है अपनी कंसेंट दी हो शादी के लिए। और कोई भी तरह की जो है प्रोहिबिटेड डिग्री नहीं होनी चाहिए पार्टीज़ के बीच में, यानी कोई भी किसी तरह से जो वॉइड वाली चीज़ें हैं या इरेगुलर वाली चीज़ें वो सब नहीं होनी चाहिए, पॉइंट्स है ना। तो तभी शादी जो है वो वैध मानी जाएगी। लीगल इंसिडेंट्स के बारे में लोग जानते हैं, म्यूटा मैरिज के लीगली क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। नो म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन द पार्टीज आर क्रिएटेड।
But if there is an express stipulation that there should be mutual or unilateral right of inheritance, then this agreement will be enforced and effective. तो आपस में कोई भी तरह के जो है एक दूसरे की प्रॉपर्टी में एक दूसरे के ऊपर अधिकार नहीं बनते हैं ऐसी शादी में, म्यूटा मैरिज में. पर अगर जो है शादी कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान ऐसा एक्सप्रेस कर दिया जाता है, ऐसा लिख दिया जाता है, बता दिया जाता है कि ये अधिकार जो हैं ये हो सकते हैं शादी में, तो वो जो अधिकार हैं वो इन्फोर्स हो जाएंगे और वो अधिकार फिर लागू हो जाएंगे और वो अधिकार आप ले सकते हो. द चिल्ड्रन born out of such marriage are legitimate and have the right of inheritance from both the parents. तो ये भी मॉडिफिकेशन एक तरह का हुआ है कि जो भी बच्चे पैदा होंगे वो ऐसी शादी में वो लीगल चाइल्ड माने जाएंगे और दोनों ही पेरेंट्स से जो है उनको दोनों पेरेंट्स से राइट ऑफ इनहेरिटेंस मिलेगा और वो उनके जायदाद के हकदार होंगे. द इनहेरिटेंस इज डिसॉल्व इज परफेक्टो ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड और बाय म्यूचुअल कंसेंट और डेथ ऑफ ईदर पार्टी. तो शादी जो है वो कब ख़त्म होगी, जब या तो पीरियड जो है फिक्स पीरियड किया गया है वो ख़त्म हो जाता है, या फिर दोनों आपसी सहमति से पीरियड ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं, या फिर जो है डेथ हो जाती है किसी की भी, तो वहीं पे शादी जो है वो ख़त्म हो जाएगी. डाइवोर्स इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इन म्यूटा मैरिज. डाइवोर्स देने की वो डाइवोर्स नहीं माना जाता है, रिकॉग्नाइज़ किया जाता है म्यूटा मैरिज में. लेकिन अगर हस्बैंड चाहे तो वो एक्सपायर्ड पीरियड का जो है गिफ्ट दे सकता है वाइफ को, जिसको हम लोग कहते हैं हिबा ई मुद्दत, यानी कि बढ़ा सकता है पीरियड, एक्सटेंड कर सकता है. लेकिन डाइवोर्स जो है वो नहीं दिया जाता है शादी में. इफ़ द वाइफ लीव्स द हस्बैंड बिफोर द टर्म ही मे डिडक्ट अ प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ डॉवर. तो अगर वाइफ जो है वो छोड़ देती है हस्बैंड को टाइम फिक्स पीरियड से पहले, तो जो है हस्बैंड जो है उसकी महर की रकम में से कुछ हिस्सा जो है वो डिडक्ट कर सकता है वाइफ की. इफ़ मैरिज इज़ कंज्यूमेटेड द वाइफ इज़ एंटाइटल्ड टू गेट फुल डावर. इफ़ नॉट कंज्यूमेटेड देन हाफ डावर एटलीस्ट. और अगर शादी जो है वो कंप्लीट हो गई है, कंज्यूमेट हो गई है, यानी कि अकेले कमरे में जो हस्बैंड वाइफ हैं वो जा चुके हैं, सुन्नीस के हिसाब में कंज्यूमेट होती है जब हस्बैंड वाइफ लेकिन सुन्नीस में क्योंकि म्यूटा मैरिज होती नहीं है तो फिर हम लोग शियाज़ की बात करते हैं. शियाज़ में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो शादी कंप्लीट मानी जाती है. तो अगर ऐसा हो गया है तो फिर जो वाइफ है उसको अधिकार है कि वो पूरी महर की रकम जो है उसको मिले. और अगर शादी कंज्यूमेट नहीं हुई है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है दोनों के बीच, तो कम से कम आधी महर की रकम जो है फिक्स पीरियड ख़त्म होने तक जो है वाइफ को मिलनी चाहिए. इफ़ वाइफ इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर शिया लॉ बट शी में क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CPC. तो अगर शिया लॉ के अनुसार जो है अगर वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, अधिकार नहीं है मेंटेनेंस हस्बैंड से लेने का या हस्बैंड की फैमिली से लेने का, तो वो जो है मेंटेनेंस ले सकती है 125 सेक्शन 125 CPC के अंडर. यानी जो म्यूटा मैरिज की है और हस्बैंड जो है मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो सेक्शन आप जा सकते हो कोर्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 के अंतर्गत आप जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो. देयर इज़ नो मिनिमम ड्यूरेशन फॉर म्यूटा मैरिज. Where cohabitation continues beyond the specific period in contract of muta marriage, that period will be treated as extended term of muta, and issues born after muta are legitimate and entitled to inherit both parents. तो अब जो फिक्स पीरियड है वो ख़त्म हो गया है और शायद आप लोग और जो हस्बैंड वाइफ हैं वो फिर भी अलग नहीं हुए हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है बराबर से पीरियड ख़त्म होने के बाद भी, तो वो पीरियड जो है एक्सटेंडेड पीरियड माना जाएगा. और जो भी अगर बच्चे पैदा होते हैं ऐसे पीरियड में भी, तो वो भी लीगल चाइल्ड माने जाएंगे और वो भी दोनों माता पिता के जायदाद में हकदार होंगे. नो लिमिट टू द नंबर ऑफ वाइफ्स. द हस्बैंड इज़ नॉट बाउंड टू प्रोवाइड रेसिडेंस टू द म्यूटा वाइफ. यानी हस्बैंड को रेसिडेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब घर देने की ज़रूरत नहीं है अपनी म्यूटा वाइफ को. अगर वो चाहे अगर वाइफ चाहे तो देखो शिया लॉ में तो नहीं है
कि हस्बैंड जो है उसको अपनी म्यूटा वाइफ को घर देने की ज़रूरत, लेकिन अगर वाइफ चाहे तो वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 के अंदर जाके वो ले सकती है। द म्यूटा वाइफ इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व इद्दत इन केस ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स एंड 10 डेज। तो म्यूटा वाइफ को जो है अगर पति का जो है वो डेथ हो जाती है, क्योंकि डाइवोर्स ऐसी चीज़ तो है नहीं, अब बाई चांस फिक्स पीरियड से पहले जो है पति की डेथ हो गई, फिक्स पीरियड ख़त्म होने से पहले, और शादी फिर मतलब तब तो लागू है, तो फिर उसको इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा 4 महीने 10 दिन के तक। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी दिस पीरियड इज़ टू बी एक्सटेंडेड टिल डिलीवरी। और अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो फिर जो है उसको जो है वे पूरा प्रेगनेंसी तक जो है इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व, दूसरी शादी नहीं कर सकती वो, और इस दौरान मेंटेनेंस भी वो क्लेम कर सकती है ना। In case of termination of muta or by the death of husband, it is two courses. If she was is two courses if she was menstruating, तो अगर म्यूटा मैरिज जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसका टर्म फिक्स पीरियड ओवर हो जाता है, या फिर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में जो है जो वाइफ को जो है वो जो इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा वो 2 कोर्सेज यानी कि तकरीबन 4 महीने तक का जो है उसे वेट करना पड़ेगा दूसरी शादी करने से पहले, अगर वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसका हो रहा है, मतलब पीरियड्स वगैरह हो रहे हैं। और 45 डेज़ जो है उसको वेट करना पड़ेगा अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हो रहे हैं, यानी पीरियड नहीं हो रहे हैं तो। वेयर देयर हैज़ बीन नो कोहैबिटेशन इद्दत इज़ नॉट नेसेसरी। तो जहाँ पे कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, यानी कि शादी कंप्लीट नहीं हुई है, कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है दोनों के बीच में, तो ऐसे केस में जो है इद्दत करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर टर्मिनेशन होता है शादी का तो आपको इद्दत करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हस्बैंड की डेथ होती है तो भी इद्दत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ मैरिज चैप्टर ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।